Hello and welcome to Dr. Speak, a call-in show where you can call us and ask your medical questions on COVID-19, and there is an eminent panel of medical experts here in the studio, and some will be joining us virtually to answer all your questions on COVID-19. Also, you can log on to our social media platforms, which is DD News Live on Twitter and also on Facebook, in order to send your queries on the pinned tweet there on our Twitter page, as well as you can also post your questions on a live video that will be running on our Facebook page. So rest assured, ask your question and we'll ensure that all your questions are answered. I'm Munmun Bhattacharya and with me is my colleague Nikhil. शुक्रिया पुनपुन। नमस्कार दर्शकों, और अगले 1 घंटे में हम आपके सारे सवालों को सुनकर उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए हमारे साथ विशेषज्ञों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जो कोविड-19 से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, जो भी भ्रांतियां हैं, जो मन में कोई भी ऐसा विचार आता है, आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मुनमुन ने बताया, आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारी फोन लाइन्स खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। फोन नंबर्स जो है आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करिए और सीधे जुड़िए हमारे साथ, अपने सवालों को पूछिए और कोविड-19 से लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाइए। So let's introduce the panel of guests that has joined us, and we have an eminent panel of guests as usual. Dr. Shubha Lakshmi Margekar, Associate Professor, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College, is with us in the studio. Dr. Aruna Nigam, who is Professor and Unit in Charge, Department of Obstetrics and Gynecology with the Hamdard Institute of Medical Sciences and Research, is also joining us in the studio. And Dr. Surendra Singh Bisht, he's a Senior Pediatrician, is joining us virtually. So welcome to all of you to Dr. Speak. Let's get started with Dr. Aruna Nigam. Dr. Nigam, we often hear of cases of positive patients among pregnant women. So what is the kind of pregnancy care that must be taken if you are positive, and even otherwise, in order to ensure that you are safe from COVID-19, you don't contract it? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल गर्भवती महिलाओं को बहुत डर रहता है कि उन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसी के लिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 इन्फेक्शन से गर्भवती महिलाओं को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि जैसे कि नॉन प्रेग्नेंट नॉर्मल अडल्ट्स के लिए ये इन्फेक्शन है, वैसे ही उनके लिए भी है। उनकी ससेप्टेबिलिटी इस इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा नहीं हो जाती है। ठीक है। तो दूसरी बात ये कि हमने जो 5 हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रूर से करनी है। ज़्यादा से ज़्यादातर आप लोग घर पे रहें, हैंड हाइजीन का उपयोग करें, और जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। घर में सरफेसेस को ज़रूर साफ़ करते रहें और रेस्पिरेटरी हाइजीन का प्रयोग करें। इसके अलावा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि अब आप गर्भवती हो गई तो आपको अस्पताल जाके चेकअप ज़रूर कराना पड़ेगा। तो ये बहुत दिमाग में क्वेश्चन आता, नहीं मुझे तो अस्पताल जाना है। तो उसके लिए एक 4 का फॉर्मूला है जो उसको अपनाएं। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप 4 बार अस्पताल को विजिट करें। ठीक है। तो 4 बार अस्पताल को विजिट करने का मतलब ये है कि जब भी आपको मालूम चला कि आप गर्भवती हैं तो पहले 3 महीने में 1 बार, उसके बाद 18 से 20 हफ्ते के दौरान 1 बार, जबकि हमें एक लेवल 2 स्कैन की ज़रूरत होती है। उसके बाद 28 से 30 हफ्ते पर 1 बार विजिट करें और 36वें हफ्ते पे 1 विजिट करें। उसके बाद कभी भी दर्द वगैरह आते हैं, डिलीवरी का टाइम होता है, तब आप जाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई तकलीफ होती है, दर्दें आती हैं, रक्तचाप बढ़ता है, तब जाएं, अदरवाइज जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 थिंग, टेलीमेडिसिन आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है, तो उसका उपयोग ज़रूर से करें। पौष्टिक भोजन करें, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप घर में रहकर भी मॉनिटर कर सकती हैं। जैसे कि रक्तचाप का मॉनिटरिंग आप घर पे कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर की वेट की मॉनिटरिंग घर पे कर सकती हैं। इसके अलावा 20 हफ्ते के बाद आपको अपने बच्चे का मूवमेंट मालूम चलने लगता है, तो उसके लिए उस मूवमेंट का आप ध्यान रखें, क्योंकि यही एक तरीका होता है कि आपका बच्चा जो है वृद्धि कर रहा है मूवमेंट के द्वारा। तो एक मूवमेंट का इसे कहते हैं डेली फीटल मूवमेंट काउंट। तो इन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा बार अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जो कि रिक्वायरमेंट है इस वैश्विक महामारी के दौरान। जी, और हमारे साथ कुछ कॉलर्स लगातार जुड़ रहे हैं। अनूप शर्मा मेघालय से जुड़े हुए हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर जी, ये कोविड-19 का जो पहले सिम्टम्स था उसके बाद अगर डिसेंट्री होता है कंटिन्यू, तो क्या वो भी सिम्टम्स हो सकता है क्या? आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए।
जी, मेरे पहले से सिम्टम्स था कि खांसी जुकाम वगैरह होने से कोविड-19 का सिम्टम्स हो सकता है, जी। लेकिन डिसेंट्री अगर आ जाए कंटिन्यू तो भी क्या कोविड-19 का symptoms आ सकता डिसेंट्री है क्या? जानना चाहते हैं डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, आप ये सवाल लेंगी, जानना चाहते हैं कि डिसेंट्री भी एक सिम्टम हो सकता है? कॉमन सिम्टम्स, जैसे कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कॉमन सिम्टम अभी भी रेस्पिरेटरी हैं, जो सांस से रिलेटेड सिम्टम है वही सबसे ज्यादा कॉमन है। खांसी, जुकाम, बुखार, खांसी मेनली, जुकाम भी बहुत ज्यादा नहीं है, खांसी, बुखार और सांस की दिक्कत, सांस लेने में परेशानी, यही मेन सिम्टम है। बाकी चीजों को हम अभी इतना ध्यान ना दें, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि ये उसके सिम्टम्स हैं। तो इसलिए आप ध्यान देंगे कि सिर्फ खांसी, बुखार और सांस की दिक्कत, यही अभी सिम्टम्स हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। जी अरुण, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर नमस्कार, मैं लखनऊ में हूँ। पिछले 1 महीने से मुझे कफ रहता है, हल्का सा गीला कफ है, so that I have taken twice antibiotics, मोनोसेप, और हम अपने डॉक्टर से पूछे तो मैं अपना आयुर्वेद इलाज भी काढ़ा भी पीता हूँ, इनहेलेशन करता हूँ, प्राणायाम की, लेकिन ये कफ नहीं जा रहा है। और रात में करीब होते होते मुझे हल्की सी थकान सी होती है, ना, लाइक चलो फिर दिन उसकी अगर उसमें मैंने काढ़ा पी लिया तो आराम मिल जाता है। डॉक्टर बिष्ट, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस? थैंक्स सर, आपके सिम्टम्स जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको थकान हो रही है और आप तो वेट कफ कह रहे हैं, 1 महीने पिछले से एक महीने है, से। एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उन्होंने हाँ। पूछा हुआ है डॉक्टर से, प्रिस्क्रिप्शन उसके हिसाब से ले रहे हैं और बाकी प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, शायद उन्होंने कहा कि प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो अगर जहां तक कोई भी वायरल जो आमतौर पे मौसमी वायरल है या एलर्जिक जो हमारी समस्याएं होती हैं इस समय, जब मौसम बदल रहा होता है तब एलर्जी की कुछ समस्याएं होती हैं, तो उन मौसम में या तो वायरल या जो दूसरा एलर्जी है, उनमें कई बार हरारत सिम्टम्स आ सकते हैं, जिनके लिए आपको इलाज दे दिया गया होगा। और चूंकि अब आपको ना तो कोई बुखार है, ना आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ना ही कोई बलगम आ रहा है बहुत ज्यादा, तो अगर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है, खतरे के लक्षण नहीं है, तो ये एक आम मौसमी बीमारी है जो धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है। कई बार वायरल फीवर्स के बाद फटीग आना या थकान महसूस होना, वो कई बार हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते करके कई बार महीनों तक भी वो रह सकती है। और जिस तरह का आजकल मानसिक परिप्रेक्ष्य चल रहा है और घर के अंदर ही हम बंद रहते हैं, तो ये थकान जो है ये थोड़ा मानसिक रूप का बताती है। आपको खुश रहना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, पौष्टिक आहार करना चाहिए, और जैसा आयुष मिनिस्ट्री ने बोला, आपको इम्यूनो प्रोटेक्टिव जो तरीके बताए गए हैं वो आपको करने चाहिए। तो उनको टेस्ट नहीं कराना है, आप ये कह रहे हैं? अभी तक कोई मेन लक्षण नहीं है ज्यादा, जिसमें कि बुखार बहुत तेज नहीं आ रहा है, सांस की दिक्कत नहीं हो रही है, बलगम नहीं आ रहा है। जी डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे ही समझना चाहेंगे बच्चों के विशेष संदर्भ में कि लॉकडाउन चल रहा है, आपने कहा मानसिक स्थिति ठीक रखे, बच्चों को की जो एंग्जाइटी है, बहुत दिनों से वो खेलने नहीं जा पा रहे हैं, जो अपना स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसको कैसे नियंत्रण में रखें और बच्चों को कैसे डील करें इन दिनों? ये जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, संकल्प और संयम, ये जो 2 बड़े शब्द हैं, इनका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ रहा है, हम बहुत खुश हैं कि हमारे देश के बच्चे अभी भी बहुत संयम से काम ले रहे हैं और उनके माँ बाप उनके साथ मिलके उनको किसी न किसी कार्य में व्यस्त रख रहे हैं। ज्यादातर हम अपने अड़ोस पड़ोस में हम ओपीडी देख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा ऐसा फोन नहीं आ रहे हैं कि जिसमें इस बात के लिए हमें कहा कि बच्चा आज जिद कर रहा था जाने के लिए, बाहर खेलने के लिए, ऐसा बहुत नहीं हुआ है। तो हमारे जो देश के माँ बाप हैं और जो बच्चे हैं वो मिलजुल के काम कर पा रहे हैं। हमारे पास बचपन से ही हम बहुत सारी कहानियां और घरेलू गेम खेलते रहते थे शायद, तो उन गेमों की वजह से हमारे बच्चे माँ बाप से खुश हैं। और हमारा क्योंकि ज्यादातर संयुक्त परिवार या चाचा चाची दादा दादी होते हैं, तो वो कहानी सुना रहे हैं या फिर उनके साथ खेल रहे हैं। मुझे लगता है हमारे बच्चों ने बहुत संयम से काम लिया है और जो इंजरीज हो जाती थी बच्चों में खेलने कूदने की वजह से, घर में रहने से, वो भी बहुत कम है। तो हमारे पास इमरजेंसी में कोई ना तो कोई पॉइजनिंग करके आता है, जी ना तो कैरोसिन पी के आ रहा है,
ना कोई हेड इंजरी करके आ रहा है, ना कोई सीने से गिर रहा है। तो ये कम हो गए हैं। तो ये लॉकडाउन के फायदे हैं ये, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों पे लगातार नजरें रखे हुए हैं। जो स्कूलों में बच्चों को चोट लग जाती थी वो भी कम है। तो ये मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ा बहुत ये फायदा हो सकता है, जहाँ बच्चों की केयर बेटर हो गई है। जी डॉक्टर निकम, आपने हमें विस्तार से बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए जहाँ तक प्रेगनेंसी केयर का सवाल है। आपने कहा कि कम से कम विजिट्स होने चाहिए और आपने बताया कि क्या कब विजिट्स होने चाहिए डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में। लेकिन ये बताइए कि एज फार एज सेफ डिलीवरी इज कंसर्न, फैमिलीज कैसे इंश्योर करें कि सेफ डिलीवरी हो? सबसे पहले तो ज़रूरी है कि रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर देना डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सेफ डिलीवरी में वही तरीके हैं जो हम रूटीन में अपनाते हैं, एक्सेप्ट दिस कि हम उसमें एक पीपीई किट का इस्तेमाल और करने लगे हैं। तो इसमें सबसे ज़रूरी अभी लेटेस्ट 7 मई की गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉक्सी और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियन की। उन्होंने कहा है किसी भी महिला को अगर अगले 5 दिन में डिलीवरी का डेट है या उसे दर्दें आ रहे वाले हैं, ऐसा उसे लगता है, तो उसकी एक तो टेस्टिंग वो करा लें अगर खुद करा सकते हैं, नहीं तो अस्पताल में उनकी टेस्टिंग हो जाएगी कोविड के लिए। लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा होता है कि मरीज दर्दों के साथ आती है, आप टेस्ट भी करा लीजिए तो उसकी रिपोर्ट आएगी 1-2 दिन बाद, तब तक तो मरीज की डिलीवरी हो जाएगी। इसलिए हर मरीज को हम एक सस्पेक्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं आजकल, और सब में हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। और सोशल डिस्टेंसिंग एक लेबर रूम में हम लोग ज़रूर फॉलो कर रहे हैं कि हम 2 टेबल्स के बीच में 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 मीटर के डिस्टेंस पे बच्चे का रिससिटेशन, ये चीज़ें कर रहे हैं। साथ में ग्लव्स पहनना, पूरी पीपीई किट, सामने फेस शील्ड, मरीज को भी मास्क पहनाना, ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि किसी को भी एक दूसरे से इन्फेक्शन ना हो पाए अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। अगर उसको कोविड की पेशेंट है तो उसके लिए पूरी डिलीवरी के लिए एक अलग जगह डेजिग्नेटेड है, अलग हॉस्पिटल्स भी डेजिग्नेटेड हैं उसके लिए। लेकिन सपोजिंगली वो पेशेंट पहुंच जाती है जब दर्दों के साथ डिलीवरी होने वाली है, तो कोई भी अस्पताल उसके लिए मना नहीं करेगा। और हर नॉन कोविड फैसिलिटी में ये सुविधा उपलब्ध है कि एक कमरा उस चीज के लिए और कुछ डॉक्टर्स उसके लिए डेजिग्नेट किए गए हैं कि उस इमरजेंसी को हम लोग डील कर सकें। तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी किसी भी गर्भवती महिला, किसी भी फैमिली को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनकी डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। जी डॉक्टर बिष्ट, अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं और ये समझने की कोशिश करें कि जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, जो शिशु हैं या जो बिल्कुल बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल के लिए उनको एक स्पेशल केयर की जरूरत होती है और इस दौरान कई बार हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है। कैसे उनकी देखभाल करेंगे, क्या विशेष सावधानियां रखेंगे? डॉक्टर अरुणा ने जैसे कहा, 7 मई की गाइडलाइंस है। हमारा एक राष्ट्रीय संस्था है नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम, मैं उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। तो जब हम ये गाइडलाइंस बनी है, ये बहुत आदर्श है, आइडियल कह सकते हैं गाइडलाइंस। पर जिस तरह के डिलीवरी नंबर होते हैं, डॉक्टर अरुणा जानती है इस बात को, जितने डिलीवरीज हो गए उसमें हम हमारे लेबर रूम्स का दोबारा से उनका मैप बनाना, उसमें जगह कवर करना, एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है जो हम सब लोग अपने अपने अस्पतालों में हैंडल कर रहे हैं। हम दिल्ली की बात छोड़ें, अगर पूरे देश के जहाँ पे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ डिलीवरीज हो रही हैं, तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। और सारी सरकारों को और सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है अस्पतालों को, उनको ये जैसे जो बातें डॉक्टर अरुणा ने बताई हैं और जो फॉक्सी और एनएमएस गाइडलाइंस हैं 7 मई की, उसको पूरी करने के लिए कोशिश लगातार करनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे डॉक्टर अरुणा ने कहा कि ना तो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है और ना ही उससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आने वाली है कोरोना होने से। अगर माँ को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, माँ को सांस में प्रॉब्लम है, माँ को सांस में नहीं लिया जा रहा है, उन्हीं कारणों में कई बार हमें सिजेरियन करना पड़ रहा है। अदरवाइज हम जो भी नॉर्मल डिलीवरी है तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है, हर कोरोना वाले को सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे को पे ज्यादा असर पड़ता है सिजेरियन करने का, नहीं सिजेरियन करने का, या रिस्क कितना रहता, डॉक्टरों को वहां पे ज्यादा, अगर सिजेरियन है तो ज्यादा डॉक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं और कोरोना पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट में ज्यादा आ सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में हम कुछ हमने भी बदलाव सजेस्ट किए हैं, जैसे कि जो डिलीवरी रूम है, जहाँ रिससिटेशन रूम है, जहाँ बच्चे का अगर कुछ रिससिटेशन की जरूरत पड़ेगी, बच्चे को तकलीफ होगी, तो उसके लिए हमें जो उसका वार्मर है वो हम 2 मीटर की दूरी पे या 6 फीट की दूरी पे रखेंगे या अलग कमरे में करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा।
तो कई जैसे हमारे अस्पतालों में हमने अलग एक कमरा डेजिग्नेट कर दिया लेबर रूम के बगल में, जहाँ से बच्चे को इमीडिएटली आपको रिसेप्शन के लेके जाना पड़ेगा। स्किन टू स्किन केयर और डिलेड कॉट क्लैंपिंग, जो नाल है उसको काटने के लिए हम 1 मिनट तक रुकते थे काटने माँ और बच्चे के बीच में, सो दैट जितना एक्स्ट्रा ब्लड जाना है वो जाए, जरूरी बच्चे को जो मिलना है ज्यादा से ज्यादा खून मिले। तो वो प्रथा भी हम भारत में हमने मना नहीं रखी है, हम वो चालू रखेंगे। हम अभी भी डिलेड कॉट क्लैंपिंग करेंगे और जिससे कि बच्चे को एक्स्ट्रा ब्लड मिलेगा। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए जहां सस्पेक्ट कोविड पेशेंट्स हैं, क्योंकि स्किन टू स्किन के अपने फायदे हैं, स्किन टू स्किन भी हम करना चाहते हैं। मदर को आपको ट्रिपल मास्क पहनाना है और मदर की क्लीनिंग होनी है, वो अगर आपने करा है तो आप स्किन टू स्किन ही कर सकते हैं। अगर रिससिटेशन की जरूरत है, अगर बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है और सांस दिलाने की जरूरत पड़ रही है, तो उस सिचुएशन में जो डॉक्टर हैं और जो नर्सेज हैं वहां पे जो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे, उन लोगों को भी पीपीई पहनना है, जैसे डॉक्टर अरुणा ने कहा है। जी, so essentially you are saying that all precautions are being taken at the time of delivery and it is being ensured that there are really no lapses and now that we have no gaps are there. There's a caller that has joined us. I'll come back to you, Dr. Bisht. Madhu has joined us from Jaipur. जी मधु, पूछिए अपना सवाल। Okay, we'll try and go across to Madhu in just a bit. Dr. Bisht, you were talking about the various precautions that are taken at the time of delivery. I wanted to add here, a question on what are the precautions that should be taken at the time of breastfeeding if the mother or the child is infected? That is such a dilemma in the Western world. They in fact they gave the option whether the people wanted to give breast milk or top milk. The advantages of breast milk are numerous, and certainly it is going to benefit the baby certainly. So here, अगर बच्चा स्वस्थ है और माँ को स्टेबल कोरोना है पॉजिटिव है, मान लीजिए सस्पेक्ट भी है, तो अगर हम उसको माँ को मास्क पहना के और उसके ड्रॉपलेट और एरोसॉल जो प्रिकॉशंस हैं अगर वो लिए हुए हैं, तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट साफ करने के बाद ब्रेस्ट मिल्क पिला सकती है। और अगर माँ आईसीयू में भी है और थोड़ी अनस्टेबल भी है, माँ को थोड़ा सा निमोनिया है, अगर वो एक्सप्रेस करा सकती है और हम मदर के ब्रेस्ट को क्लीन करके मिल्क एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो मिल्क भी हम बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारी गाइडलाइन के हिसाब से स्तनपान जारी रखना है। स्तनपान अगर जिसमें नहीं कराया जा सकता है तो माँ का अपना दूध पिलाए जाने की विधि भी हम समझा रहे हैं। केवल अगर माँ बहुत ही बीमार है और आईसीयू में है और जिसको वेंटिलेटर की शायद जरूरत पड़ रही है, उसी परिस्थिति में माँ का ऊपर का दूध उनके रिश्तेदारों के साथ या केयर गिवर के साथ दिया जा रहा है। जी, डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, अब जब लॉकडाउन 4.0 की बात हो रही है, बात ये भी हो रही है कि जहान भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी खोलनी है, ऐसे में कितने प्रिपेयर्ड हैं हम और क्या नई सावधानियां और लेने की ज़रूरत है इस विशेष संदर्भ में कि अब घर से बाहर जाना ज़रूरी हो रहा है, आपको अपने वर्क प्लेस पे भी जाने की ज़रूरत पड़ रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी चलाने की ज़रूरत पड़ रही है? हाँ जी, तो जैसे ही हम अब लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी जो प्रिकॉशंस लेने हैं हमारे वही हैं। जैसे कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे सब कुछ साथ में चलना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस भी लेने हैं, हमें आगे भी बढ़ना है, हमें डरना नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने अब तक इतने 2-3 महीनों में सीखा है या हमने सबने अपनाया है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसको हमें आगे भी फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, हम सभी जैसे कि अभी भी लोगों ने, जनता ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको माना है और उसके साथ चल रहे हैं। तो हम मास्क लगाएं, जब भी कभी बाहर जाएं तो बिना मास्क के ना निकलें, जब घर वापस आते हैं हम किसी भी काम से, कुछ भी मार्केट से कुछ भी करके, तो हम अपना हाथ धोएं, साबुन से धोएं। अगर हम बाहर हैं, हमारे पास साबुन उपलब्ध नहीं है उस समय, तो हम सैनिटाइजर से अपने हाथ को रब करें, अच्छे से क्लीन करें। घर आके हम अपने शूज एक डेजिग्नेटेड जगह पे रखें, उसको लेके हम अंदर ना जाएं। और कोशिश करें कि अगर हमको लगता है कि हम कोई बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस से वापस जा रहे हैं, तो हम अपने कपड़ों को भी हो सकता है कि हम उसी समय में चेंज कर लें, वॉश कर लें, धो लें उसको। तो हम इस तरह से जितना सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन को बढ़ावा देंगे या हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको लाएंगे, हमारे लिए इस लॉकडाउन का पालन कर पाना अपने काम के साथ में बहुत ही आसान हो जाएगा। जी,
Madhu from Jaipur is back with us on the phone line. Madhu ji, पूछिए अपना सवाल प्लीज. मैं ये पूछती थी मैडम कि मेरे सर में दर्द रहता है 10-15 दिन से. ये जो एक आंख पर से रहता है और एक आंख में भी दर्द होता रहता है और मैं थायराइड पेशेंट हूँ मैडम. जी, अच्छा. डॉक्टर सुबह लक्ष्मी, would you like to respond to this? सो आपका सिर दर्द होता है और आप थायराइड के पेशेंट हैं, ये आप कहना चाह रहे जी. हैं. तो थायराइड की जो दवा आप ले रहे हैं अब तक, अगर हो सकता है किसी कारण से आप जांच ना करा पाए हो, तो जो भी थायराइड की दवा अब तक ले रहे हैं आप उसी को कंटिन्यू करें, उसी को मार्केट से लेके कंटिन्यू करें. और सिर दर्द के बड़े सारे कारण हो सकते हैं, तो उसका कारण देखना जरूरी होगा. तो जहां पे भी आप हैं वहां से जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट, अब सब जगह टेलीमेडिसिन का उपयोग किया जा रहा है. तो आपके और कोई पहले के डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ हैं, उसके साथ में आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं. और सिर दर्द का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आपको चश्मा लगा है, उसके नंबर में कुछ फर्क है, या आपको मौसमी बीमारी है, जैसे कि जो अभी एलर्जी है या जुकाम है मौसम के बदलाव के कारण, उसके कारण भी सिर दर्द हो सकता है. तो उसका कारण जानना ज्यादा जरूरी है. ये जरूरी नहीं है कि इसका कोविड से कोई लेना तो देना आप है. उनको कहेंगे कि मेडिकल कंसल्टेशन करें या फिर सिर्फ दवाइयाँ सही मात्रा में लेते रहें? हाइपोथायराइड जो है उसके लिए वो दवाइयां सही मात्रा में लेते रहें. और जो टेली मेडिसिन हर जगह पे अब उपलब्ध हो गई है ज्यादातर कॉलेजेस पे, हॉस्पिटल्स पे, उससे वो मदद ले लें. जी. डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, ढेर सारे सवाल हमारे सोशल मीडिया के जरिए भी आ रहे हैं. कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जो होलसेल सप्लाईज से जुड़े हुए लोग हैं वो कैसे सुनिश्चित करें कि जो उनके पास सामान आ रहा है, क्योंकि उनको फिजिकली उसको चेक करना होता है, गिनना होता है, तो वो इन्फेक्टेड नहीं है, जो लोग उसको डिलीवर कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड नहीं है. और किस तरह से वो इमीडिएटली अगर उनको ऐसा पता चलता है कि कोई चीज़, कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड हो सकता है, तो वो कैसे उसको रिपोर्ट करें और कैसे आगे बढ़ें? तो ऐसे जो सामान इनके पास जो ज्यादा मात्रा में आ रहा है, लोग भी काफी सारे आ रहे हैं, तो हम उसमें ये चीज कर सकते हैं कि हम जैसे थर्मल स्कैनिंग करते हैं, जो हम थर्मामीटर से देख रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि हम वो चेक कर लें जितने लोग उनके पास आ रहे हैं. उसके बाद जो वो सामान आते हैं जिनको वो काउंटिंग करने की बात कर रहे हैं, तो उसको एक डेजिग्नेटेड जगह पे वो कम से कम 3 दिन तक रख दें, क्योंकि हर चीज को हम धो नहीं सकते और वॉश नहीं कर सकते. तो उसको हम कुछ देर के लिए, जैसे ज्यादातर चीजों में जो हमने रिपोर्ट्स में मिले हैं, तो हम उसको 3 दिन के लिए रख दें एक अलग जगह पे. उसके बाद कोशिश करें कि हम उसको काउंट करें और उसके पास जाएं. तो इससे हम काफी हद तक इसका संक्रमण रोक सकते हैं. इसके बाद भी जो हमें मास्क लगाना है वो तो हमें बिल्कुल उपयोग करना ही है, जो सामान लेके आ रहे हैं उन्हें भी, और जो उसको चेक करने जा रहे हैं या काउंट करने जा रहे हैं उन्हें भी. और साथ में हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड हाइजीन जो हमें प्रैक्टिस करनी ही है, चाहे हमें पता हो कोई पॉजिटिव हो सकता है या ना हो सकता है, हमें उसका उपयोग करना ही है. तो ये सब चीज अगर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो चांसेस हमारे कम हो जाते हैं कि हम संक्रमण को एक से दूसरे में फैला रहे हों. जी. Dr. Nigam, there are more questions that have come in on social media, and one viewer is asking that we are senior citizens with comorbidities and our daughter has to go to office from the 18th of May. What precautions should be taken when she comes back from work? Is she required to live in isolation in the house? Another question that the same viewer is asking is also what precautions should be taken when the maid comes home for work? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर उनकी मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया कि उनकी लड़की जो है, बिटिया जो है वो बाहर काम करने जाती है जी. तो जब भी वो घर, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ऑफिस में भी इनका इस्तेमाल करें. और जब भी घर में वापस आए तो सबसे पहले वो सारे कपड़े चेंज करके सर से लेकर पैर तक का एक बाथ ले ले, ठीक है. और हैंड्स अच्छी तरीके से धोना है. अगर कोई पर्स वगैरह वो ले गई थी तो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड जगह बना दे जिसको वहाँ पे वो रख दें. और इसके बाद वो अपने माता पिता से मिल सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी हमें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना चाहिए अगर उनके माता पिता की उम्र 60 से 65 साल से ज़्यादा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारे बगल में चलने वाला व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है या हमने कभी रास्ते में मास्क हटा दिया. तो हमें इस मुश्किल से भयभीत नहीं होने की जरूरत है कि हमें हो गया तो क्या होगा. ये ऐसी कोई, ये वायरस है, नॉर्मल वायरस है, प्लीज इसके लिए बिल्कुल भी भयभीत नहीं होइए. और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इससे सिवियर डिजीज नहीं होती है. केवल वही महिलाएं या वही लोग जिनकी उम्र 65 साल 60 से ज्यादा
या बच्चे 10 साल से कम, उनमें सबसे ज्यादा दिक्कत है। जी। अदरवाइज इस दरमियान जो इस बीच के लोग हैं उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती। तो हम लोग अपने 5 जो हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर निगम, जो दूसरा सवाल पूछा था वो पूछा था कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए मेड्स के लिए, अगर मेड्स घर आती हैं तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एक तो पहली मेरी यही सलाह है कि मेड्स ना आए तो सबसे बेहतर रहेगा। अपना काम हम स्वयं करें, जैसे कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर देश को ही नहीं बनना है, हमें भी आत्मनिर्भर क्योंकि ये एल्डरली कपल हैं जो बता रहे हैं तो कोमोर्बिडिटीज के मेड्स साथ। जब भी सवाल उनकी नौकरी का भी है, मेड्स की भी। तो मेड्स अगर जब भी हमारे घर में आती हैं, अगर हमें बहुत डर लगता है तो हम उनसे कहें कि उनकी क्लॉथिंग वगैरह सारा वो चेंज करके फिर अपना सारा काम करें, क्योंकि वो मे बी 12 आवर्स की मेड होगी, तो सारा चेंज करके हाथ उसका प्रयोग करें। और अगर नहीं कर सकती तो हैंड हाइजीन प्लस चेहरे पे मास्क लगा के रखें और बार बार अपने फेस पे हाथ ना ले जाएं। और जो सरफेसेस हैं, केवल किचन वगैरह का काम करते हैं तो उसका काम करने के बाद अच्छे तरीके से सफाई कर दें। तो मिनिमम टाइम के लिए अपनी मेड्स को बुलाइए अगर आपको बुलाना भी है तो। जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दीपक पटना से जुड़े हुए हैं। जी दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। मैं कह रहा था कि मैं डायबिटिक हूँ, जी मेरे दोनों हाथ में पेन रहता है, जी, दोनों हाथों में पेन रहता है। पेन रहता है जी। तो उसका क्या सोल्यूशन है? क्या उम्र है आपकी? ये 50 है। 60। जी, डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। हाँ जी, तो आपको डायबिटीज है और आपको दोनों हाथ में दर्द रहता है, आपने ये दिक्कत बताई है। जी। तो इसमें जो आपको शुगर की दिक्कत है उसके लिए आपका शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो अभी के दौर में भी जब हम कोविड-19 से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो हमें अपने शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 60 की उम्र भी बता रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि हम कुछ और इसके कारण डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए। जो दोनों हाथ का दर्द है उसके कारण कई हो सकते हैं। अगर कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो शुगर से नसों में असर आता है, उसका फर्क हो सकता है, उसके कारण से दर्द हो सकता है। या कि उम्र के हिसाब से जो फ्रोजन शोल्डर या जोड़ों की तकलीफ आ जाती है उम्र के हिसाब से, उसके कारण से भी दर्द हो सकता है। तो ये कारण जानना और ये कितने दिनों से है उस पर डिपेंड करेगा आपके। तो ये चीजों के लिए आपको चाहिए कि आपके जो फिजिशियन है, जिससे भी आप लगातार संपर्क में हैं, जहां से आप दवा ले रहे हैं, उनसे आप बात करें और अपनी ये जो नई दिक्कत है, जो दर्द की दिक्कत है, उसके बारे में बात करके उसका सॉल्यूशन निकालें। इसका कोविड से या अभी के सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो हमें दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम उसको कंट्रोल रखें, ब्लड शुगर को अपना कंट्रोल रखें। जी, सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं। एक सज्जन जानना चाहते हैं कि उन्हें 1 महीने पहले फीवर हो गया था, गला खराब हो गया था, जो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया, लेकिन अभी भी कभी भी उनको कफ फील होता है, तो क्या वो पॉजिटिव हो सकते हैं? क्या उनको टेस्ट कराना चाहिए? डॉक्टर बिष्ट। 1 महीने लगातार से कह रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि अगर इंटरमिटेंटली फीवर आ रहा है या लगातार आ रहा है। अगर इंटरमिटेंट फीवर है और बीच में काफी गैप है और अभी कुछ रिसेंट ऑनसेट का फीवर है, तो और उसमें हमें कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स ही लग रहे हैं, तो हम टेस्ट करना चाहिए। अन्यथा जैसा मैंने कहा, मौसम का है और कुछ लंबी बीमारी क्रोनिक इलनेसेस के लिए, जैसे मरीज अभी भी आ रहे हैं, हम ओपीडी में देखते हैं जिनको 1 महीना 2 महीना टीबी का है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ऐसे कोई जिन सिम्टम्स हैं, तो उनको उन तरह के लोगों के जहाँ पे डॉक्टर्स हैं या जो क्लिनिक्स खुल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं देश में, डिफरेंट सारे नॉन कोविड अस्पताल में हम इलाज लगातार ओपीडी देख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जाके, जैसे मैडम ने भी कहा, डॉक्टर शुभा लक्ष्मी ने Joined us, Aryan joins us from सिद्धार्थ नगर। जी आर्यन, पूछिए अपना सवाल। क्या गरम चीजें खाने से कोरोना मर जाएगा? डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, आप जवाब देना चाहिए। इस तरह के बहुत क्या सवाल गरम आते हैं। चीजें खाने से कोरोना मर जाएगा? क्या गर्म चीजें खाने से कोरोना को प्रभावित किया जा सकेगा? ऐसा जो आयुष की जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें है कि गर्म गुनगुना पानी पिएं, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन उससे मर जाएगा ऐसा कह पाना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई अभी तथ्य हमारे साथ हाथ में है नहीं। Okay. जी, बिल्कुल। Now there are more questions that have come in on social media, so I'll come to you, Dr. Aruna Nigam, for this.
two questions in a row asked by one viewer, and that is that can coronavirus be cured automatically? Let's say corona enters a person's body, but he or she is taking healthy diet and proper rest. So is it possible that coronavirus is cured automatically without any medication? That's one question. Second being, any distinction in terms of symptoms between normal viral infection and corona infection? ये वायरल इन्फेक्शन आएगा और चला जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं और फिर भी ठीक हो जाए, तो इसलिए इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही हो रहा है, 90% में यही हो रहा है कि होएगा और चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? क्या कोई डिफरेंशिएशन है सिम्टम्स का? अगर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है जैसे इन्फ्लुएंजा हुआ और कोरोना वायरस में सिम्टम्स में कोई फर्क? ऐसे तो सिम्टम्स में इसमें सूखी खांसी और बुखार आता है, और इन्फ्लुएंजा वगैरह में नाक भरना, नाक बंद हो जाना, ये सारी सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर शुभ लक्ष्मी में ज़्यादा। शुभ लक्ष्मी, would you like to respond to this? हाँ, तो जैसे कि मैम ने कहा, बिल्कुल ठीक बताया है कि जुकाम, नाक बंद होना और नेजल डिस्चार्ज, नाक का बहना, ये सब जो है ये इन्फ्लुएंजा में ज़्यादा कॉमन है। जो सांस की दिक्कत है, खांसी, सूखी खांसी और बुखार, अगर ये तीनों साथ में होता है तो हमें सोचना चाहिए कि ये कोरोना हो सकता है। और इसके अलावा अगर हमें हर साल एक मौसमी बीमारी होती है, हमें हर साल एक दिक्कत आती है, हमें हर बार नाक भर जाती है, बहने लगती है इसी मौसम में, तो वो चांसेस ज्यादा हैं कि वो हमारी एक सीजनल दिक्कत है या कि इन्फ्लुएंजा है। जी, एक कॉलर हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं, प्रीतम रॉय। कैन आई रिस्पॉन्ड? Yes, Preetam, please ask your question. डॉक्टर साहब, प्रीतम रॉय एक हमारे साथ में कॉलर है, डॉक्टर बिस्ट, हम पहले इनसे सवाल ले लें। प्रीतम रॉय, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी, पूछिए अपना सवाल। सो मच फॉर दिस प्रोग्राम। मुझे एक स्मॉल क्वेश्चन था कि मैं और मेरी वाइफ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट माय फैमिली इज कमिंग फ्रॉम कैलकाटा। सो फॉर्चुनेटली अगर मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, आई हैव टू गो एंड पिक देम अप। So what is the precaution that I have to take care just to prevent that I don't get that disease, just in case they have been infected? I'm not Shubha sure. Lakshmi, would you like to respond to this? सो ही इज कमिंग फ्रॉम कैलकाटा और आप लोग दोनों यहाँ पे घर पे रह के काम कर रहे हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। तो बस यही, और मास्क आपके बेटे भी लगाएंगे और आप भी लेने जाएं तो आप भी यूज करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको आप अब यहाँ पे भी फॉलो करना है। और जो भी प्रिकॉशंस हमने अब तक बात की है, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, और साथ में सेम कार में लाने में ऐसी वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, हम मास्क यूज करें पूरी देर पे, और सैनिटाइज करें हाथ को जब जब मौका पड़े, या कुछ भी चीज छूने के बाद, जैसे कार का गेट आपने खोला, फिर आप एक बार हैंड अपना सैनिटाइज कर लीजिए, और इस तरह से जो भी सरफेस टच करते हैं उसके बाद आप अपना हैंड सैनिटाइज कर लें। जी, सोशल मीडिया से कई सारे सवाल आ रहे हैं। एक सज्जन जानना चाहते हैं कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट वो यूज करें, और जो सामान घर में लाते हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट करें, कैसे उनको सैनिटाइज करें, कैसे यूज करें, साथ ही साथ वेजिटेबल्स और ग्रोसरीज अगर लेकर आते हैं तो कैसे उसको डील करें। डॉक्टर बिस्ट, आप बताएंगे? मेरे को सिर्फ दो सिम्टम्स के बारे में बताना था जी। दो जो इस पैंडेमिक में ज्यादा पता चल रहे हैं, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। ऐसे भी लक्षण है तो उनको भी चेक करा गया है, तो उनमें भी कोरोना पॉजिटिव आया है। जहां तक न्यू नॉर्मल लाइफ का था तरीका है कि किसी भी तरीके से एक नया नॉर्मल जीने का तरीका हमें सीखना है, जिसमें कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। जहां पे सफाई का है कि जो भी आपके सब्जियां आ रही है उनको आपको धोना है अच्छी तरह से, तो कोई भी चीज आप जो आप बाहर से ले रहे हैं उनको आपको धो के रखना पड़ेगा, और कुछ देर उन्हें छोड़ना। फोमाइट जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे, और वहां पे आपको चीजों को कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा, जिससे कि वायरस को मरने में कुछ टाइम दे। आई थिंक डॉक्टर सुबह वुड बी बेटर कि कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, वेदर इट इज पॉइंट, जैसे हम अस्पतालों में 0.5% हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे हैं, आप 70% अल्कोहल यूज कर सकते हैं घरों में आराम से चीजों को डिसइंफेक्ट करने के लिए। आई थिंक Dr. Shubha Lakshmi, would you like to add to this?
या जैसे कि सब्जियों के धोने के लिए है, तो अभी नई गाइडलाइन आ चुकी है होम आइसोलेशन में, जिसमें हमें कैसे चीज़ों को साफ करना है। जैसे सब्जियां जिनको हम धो सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुने पानी में धोएं, उसमें साथ में हम नमक या बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं उसको साथ में हम धोने के लिए। और जो चीजें हम नहीं धो सकते, बाहर से लाए हुए सामान, उसको हमने पहले भी कहा कि उसको 3 दिन के लिए एक अलग से डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दें, ताकि तब तक अगर उसमें है फोमाइट तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए या उसमें से खत्म हो जाए, उसके बाद हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। जी, एक सवाल और आया है सोशल मीडिया पे। आई विल कम टू यू ओनली डॉक्टर शुभा लक्ष्मी फॉर दिस। The question is that how can one ensure that alcohol standards are there of this in the sanitizer that we are buying? So one can check the label, isn't it, that if Yes. it has 70% alcohol in it or not, and if most of them don't have 70%, for instance if they have say 60 to 65%, what should the buyer do? सी रिकमेंडेशन इज ऑफ 70%, आइडियल जो होता है वो 70% है। लेकिन अगर हमको आप जैसे कह रहे हैं कि 60 है या 60 या 65% है, तो उसमें भी हम सैनिटाइज तो उस समय कर लें। हमको सैनिटाइजर यूज ही तब करना है जब हमारे पास सोप सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट तो हम साबुन और पानी है जो हमारे पास हर जगह अवेलेबल है, उसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वो हम मैक्सिमम टाइम तो सोप और वाटर यही यूज करें, और हाथ को अच्छे से 20 से 30 सेकंड तक हमको धोना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लगाया और हाथ हटा लिया, ऐसा नहीं है। तो हम उसको एक समय दें और उसको अच्छे से पूरा रगड़ के पूरे अंगूठे में, उंगलियों के बीच में, इस तरह से अच्छे से हम उसको धोएं। और अगर कि उसके बाद भी हमको 60 या 65% वाला मिल रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट 70% इज आइडियल। जी, सोशल मीडिया के जरिए ही एक कॉलर जानना चाहते हैं कि अगर वो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और रेड जोन से रेड जोन में जा रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव है, टेस्टेड नेगेटिव है, तो क्या उनको क्वारंटाइन होने की जरूरत है? डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, क्वारंटाइन के लिए अगर आप पहले से आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है, इसका मतलब है कि उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट कराया हुआ है। तो टेस्ट कराया है, नेगेटिव है, उसके बाद उनको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नए एरिया में जा रहे हैं, उनको वहां के बारे में पता नहीं है, तो वहां आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म ही फॉलो करना है। हमको अलग से क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है इस समय। अगर आप घर में किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में थे या आपका एनवायरमेंट कुछ ऐसा था, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको होम क्वारंटाइन होना है या नहीं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। जी, डॉक्टर बिष्ट, एक सवाल ये आता है कि बच्चे क्या फेस कवर्स पहन सकते हैं? जैसे इन्फेंट्स हुए तो क्या उनको फेस कवर पहनाया जा सकता है? हाँ, पहनाया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग हम नवजात शिशु के बारे में या छोटे बच्चों को जहाँ अपने हम समझा रहे हैं, वो यही है कि वो पहने। मेरे पास ऐसे बच्चों, छोटे बच्चों का भी है, 2 महीने 3 महीने के बच्चे का भी मास्क पहना वाला मेरे वार्ड में है पेशेंट। तो वी हैव डन दैट, फैमिलीज हैव डन दैट। इट्स अ न्यू नॉर्मल लाइफ वर्ल्ड है अब ये दुनिया में। यहाँ पे हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस देने पड़ेंगे और लिए जा सकते हैं, और वो बच्चे में पहन सकते हैं मास्क, बट लोकली अवेलेबल बनाने पड़ेंगे, घर पे मारने पड़ेंगे। बड़ा सुंदर सा मास्क पहनाया था और बच्चे ने पहना भी है, तो पहना जा सकता है। जी, इकबाल सिद्दीकी is joining us as a caller from Delhi. जी इकबाल जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। ये पता करना है कि जो लॉन्ड्री है, जो प्रेस करते हैं धोबी, उसको अपने कपड़े प्रेस के लिए दे दीजिए। Dr. Subha Lakshmi, would you like to respond to this? जैसे कि Can fabric become a carrier of infection? Essentially, that's the जैसे कि question. प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और जैसे कि डॉक्टर अर्णा ने भी कहा कि हमें मैक्सिमम काम अपने खुद करने चाहिए। तो इस सिनारियो में जहां तक हो सके अपने काम खुद करें, और देने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको वही है कि अगर हम थोड़ा भी डर है हमारे मन में, तो हम उस कपड़ों को आने के बाद हम उसको कुछ समय के लिए एक अलग से स्थान पे रख दें और उसके बाद यूज करें। जी, एक सवाल ये है कि आरोग्य सेतु ऐप कितना कारगर है और किस तरह से काम करेगा? ये लगातार कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया जाए। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी, आरोग्य सेतु ऐप जो मिनिस्ट्री ने बनाया है वो काफी अच्छा है, और लोगों के एक तो जागरूकता भी है लोगों की, लोगों ने उसको डाउनलोड भी किया हुआ है।
उसमें है कि लेकिन उसमें बस ये चीज है कि जो पॉजिटिव मरीज है उसका और जो चेक कर रहा है अपने आप को, दोनों के नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, दोनों का ब्लूटूथ या इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तभी हम उस पॉजिटिव जो मरीज है उसका हम स्टेटस जान सकते हैं कि हमारे आसपास की चीजें कितनी सेफ हैं। तो अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा ऐप है जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हम कितने सेफ जोन में हैं। जी डॉक्टर निगम, is it true that children are more resistant to this infection? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चिल्ड्रन, सारे ही लोग इसके लिए ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के लिए, जितना नॉर्मल कोई होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बल्कि चिल्ड्रन जो 10 साल से कम हैं, क्योंकि उनको समझाने के बाद भी वो कई बार मास्क नहीं पहनेंगे, इधर उधर छूते घूमेंगे, बाहर खेलने ज़रूर जाएंगे, तो इन सब स्थितियों में ऐसा है कि वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ग्रोइंग बच्चा है क्योंकि, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलपिंग होती है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उसको खांसी जुकाम होता है तो उस पर ध्यान दें और डाइट बहुत अच्छी रखें, चाहे वो गर्भवती महिला हो, चाहे शिशु हो, चाहे किसी भी ले, हमें पौष्टिक भोजन पे ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक तरह के पौष्टिक भोजन, हैंड हाइजीन, सैनिटाइजेशन, दीज आर द 3 थिंग्स विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बाय एनी पर्सन, एंड दिस शुड बी आवर हैबिट ऑफ लाइफ। जी, एक सवाल आ रहा है कि जो लोग बाहर काम करते हैं, खासतौर पर दुकानों पर, जिनकी दुकानें हैं और या उन दुकानों पर वो काम करते हैं दिन भर, और अब चूंकि लॉकडाउन 4.0 पे बहुत सारी दुकानें भी खुलेंगी ऐसा माना जा रहा है, और अभी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सवाल ये है कि जानना चाह रहे हैं कि जब वो घर पे आए, उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, किस तरह से वो डील करें, किस तरह से अपने को बचाएं और उनको बचाएं। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। हाँ जी, तो जैसे अभी पहले भी ये बात हुई थी कि जैसे जो होलसेलर हैं या जैसे शॉप है, तो सेम चीज़ हमें फॉलो करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग, जो लोग परचेज करने आ रहे हैं सामान, तो जैसे कि कुछ शॉप्स में अभी भी ये फॉलो किया जा रहा है कि एक रस्सी बांध दिया या एक लाइन बना दिया है और उसके बाहर कुछ निशान बना दिए हैं कि हम 1-1 मीटर के डिस्टेंस में ही खड़े हों, लाइन से 1 बाय 1 करके अपना सामान ले लें। चाहे तो वो एक कागज में लिख के लेके आए, हम उसको रख लें, उसको पढ़ लें और खुद ही ले आए, या फिर वो लाइन से बताएं, हम ले आके रख दें। तो आप नो टच टेक्निक एक तरह से बोल सकते हैं कि आप ला के आपने एक रख दिया सामान, एक बैग में या जिसमें भी, और वो उठा के उसको ले गए। तो आप मिनिमम टच के साथ में जितनी चीजें करेंगे, हम अपने आप को उतना बचा पाएंगे इस संक्रमण से। और जो इन जैसे कि शॉप में भी और लोग भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम वही सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, जो कि हम बहुत सारी चीजों को जब छू लें और हमें लगता है कि हमने ऐसी कुछ छुआ है जिसमें कि चांसेस हैं कि संक्रमण हो, तो हम अपना हैंड हाइजीन प्रोसेस वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। Dr. Shubha Lakshmi, we are seeing that a number of migrants are returning to their native places. They're using trains and roads for that. Arrangements have been made. What are the precautions that they should follow? Because while there are, certain conditionalities that various states have put, for instance, they have to be quarantined for 14 days, they need to download the Arogya Setu app. But on a personal level, what are the precautions that these migrants should take? हिंदी में बताइएगा। हाँ जी, तो जैसे कि एक तो सबसे पहले इनका जो प्रिकॉशन जो इनको लेना है ड्यूरिंग ट्रैवल, अपने सफर के दौरान, तो जैसे ये जो 3 चीजें हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें मास्क बिल्कुल यूज करना है, उसके बिना हम कोशिश करें, और इसको गवर्नमेंट में भी जरूरी बना दिया है कि बिना मास्क के हम ट्रैवल ना करें। दूसरा चीज कि हम एक सैनिटाइजर रख लें, अगर आप नहीं रख सकते तो हाथ अपने बार बार, क्योंकि ट्रेन में तो बड़े सारे लोग ट्रैवल करेंगे, तो हम जैसे कि वहां की रेलिंग पकड़ रहे हैं या सीट पकड़ रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उसको कम से कम टच करके हम जितना काम कर सकते हैं अपना वो करें। बीच बीच में हम अपने हैंड हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखें। खाना तो वैसे भी हमको मिल नहीं रहा है, ट्रेन में अलाउ नहीं किया हुआ है कि हम केटरिंग सर्विसेज बंद की हुई है सरकार ने, तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि हमको घर से ही अपना सामान ले जाना है, तो हम वहां पे और चीजों को अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। जब हम एक बार अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हैं, अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आरोग्य सेतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है, वो हम कर लें, जिससे हमें अपने बारे में भी पता चलेगा कि हम कितने सेफ जोन में हैं, या हमारे आसपास के लोग हैं उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिससे कि हमें थोड़ा सा डरने की जरूरत है। लेकिन फिर भी हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है, हमें सिर्फ यही प्रिकॉशन लेना है, हैंड हाइजीन और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। क्योंकि क्राउडेड प्लेस है, तो हम जितना हो सके अपने आप को 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखेंगे, तो हमारे लिए और सामने वाले के लिए, सबके लिए ही ये बहुत लाभकारी होगा। जी, एक सोशल मीडिया पर सवाल आया है डॉक्टर अरुणा निगम की उनकी वाइफ जो है वो 10-15 दिन में उनकी डिलीवरी होने वाली है और उनके हाथ में सूजन रहती है,
तो वो जानना चाह रहे हैं कि और खांसी भी हो रही खांसी है। भी हो रही है, किस तरह से मेडिसिन वो ले और बीच में आराम हो जाता है लेकिन उसके बावजूद फिर ये समस्या आ जाती है, तो क्या करना चाहिए? हाथ पैरों में सूजन थोड़ी सी आना तो नॉर्मल बात है, लेकिन मुझे ये जानना है कि उनका रक्तचाप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि रक्तचाप जब भी बढ़ा हुआ होता है तो हाथ पैरों में सूजन ज़्यादा आती है, अंगूठियों टाइट लगने लगती हैं, कपड़े टाइट लगने लगती हैं, और ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भवती महिला को ज़रूर अस्पताल में जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। जहाँ तक खांसी की बात है तो उसके साथ यदि आपको बुखार नहीं आ रहा तो ये रूटीन वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये भी केवल 15 दिन बचे हैं आपकी डिलीवरी ड्यू डेट के और आपको सूजन अगर ज़्यादा लग रही है तो मैं आपसे कहूँगी कि जिस भी अस्पताल में आप दिखाते थे तो वहाँ ज़रूर चेकअप कराएं, क्योंकि ये टाइम पीरियड काफ़ी क्रिटिकल होता है अगर ज़्यादा सूजन आने लगती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो पूरे शरीर में सूजन होती है जिससे माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है। इसलिए आप ज़रूर से अस्पताल जाएं, चेकअप कराएं, नहीं तो टेलीमेडिसिन के द्वारा अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, अपनी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ से बात करें कि क्या करना चाहिए। Dr. Bisht, one question has come in on social media, and that is that I am a pediatric dentist from Mumbai. My question is, can colostrum, fresh milk of cow after giving birth, that is bovine milk, be given to patients suffering from coronavirus? Colostrum is also given to HIV patients to improve immunity, he says. Colostrum is assumed, it's considered to be very immunogenic. It is the first vaccine. अगर हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों अपने इंसान के बच्चों को इंसान के लिए कोलोस्ट्रम देते हैं। कोलोस्ट्रम की टैबलेट भी आती हैं, कोलोस्ट्रम जो आप बोवाइन कोलोस्ट्रम कह रहे हैं, वो उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत दिनों से स्टडीज हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं कही जा रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पुराने जमाने से खीस, जो गाय का दूध पहले 2 दिन का निकलता है खीस का, इसको बहुत माना जाता है, तो आप दे सकते हैं, बट आई हैव नो नॉलेज अबाउट एनी स्टडी। Would you like to respond to this? Colostrum milk के बारे में पूछ रहे हैं। कोलेस्ट्रॉम मिल्क अगर आप किसको देना चाहते हैं, अगर आप नवजात शिशुओं को या पहले 6 महीने में बच्चे को देना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगी कृपया ना दें। केवल माँ का दूध ही सबसे ज्यादा सबसे पौष्टिक चीज है और वही माँ का दूध ही बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई भी चीज देंगे उनसे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉम मिल्क अगर आपको प्रयोग करना है तो कृपया प्लीज पहले 6 महीने में बच्चों के लिए ना करें। उनके लिए माँ का दूध ही सबसे बड़ी चीज है। स्तनपान, इवन HIV में भी स्तनपान हम अलाउ करते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में स्तनपान करना मैं नहीं कहूंगी कि आप स्तनपान बच्चे को ना कराएं। वो कह रहे हैं कि क्या जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाना चाहिए या नहीं? इसका मुझे कोई भी शोध का ज्ञान नहीं है। मेरे ख्याल से अगर डॉक्टर शुभ लक्ष्मी अगर बताना चाहें। नहीं, अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है या कोई स्टडी नहीं है, और जो आयुष मंत्रालय से भी जो आई हुई गाइडलाइंस है उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। जी, जब आपने आयुष मंत्रालय की बात कही डॉक्टर शुभ लक्ष्मी, सवाल है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए? ये आजकल के टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी जानना चाहते हैं कि वो अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि उसमें लिखा है या उसके तहत हम जाएं तो गुनगुने पानी का उपयोग करें, और जैसे कि काढ़ा है या चाय है, हर्बल टी जो बोलते हैं हम, जिसमें कि तुलसी है और दालचीनी है, काली मिर्च है, इन सब का एक मिक्स बना के उसको आप उपयोग करें दिन में 1 से 2 बार, और चाहें तो उसमें गुड़ या लेमन जूस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद अनुसार। तो ये चीजें जो होती हैं ये वैसे भी आयुर्वेदा में भी जब हम पहले जानते थे तो ये चीजों का काफी उपयोग हो रहा है और उपयोग हुआ है बड़ी सारी डिजीजेस में, क्योर में या उसके प्रिवेंशन में। तो हम इन्हीं चीजों को उपयोग करते हैं अपने इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए। और बाकी चीजें हैं कि हम फ्रेश चीजें खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, जो कि एक पौष्टिक आहार है, उससे हम इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जी। Dr. Subbalakshmi, another question for you. The viewer is asking that he is working in the government of India. What are the precautions employees attending government offices or any offices for that matter should take in the evolving situation? Again, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। ऑफिस में जब हम बैठते हैं तो हम चेयर्स
को कोशिश करें कि हमारे जो कुर्सियां हैं या बैठने की जगह है उसमें हम 1 मीटर का डिस्टेंस कम से कम बना के रखें। मास्क हम वहां पे भी उपयोग में करें और पूरी देर उपयोग करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे साथ के लोग या हमारे से जो मिलने आ रहा है या वहां अपने काम से जो और लोग भी आ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है। जैसे कि हमने कई बार बात की है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, तो उन्हें खुद भी नहीं मालूम है कि उसे कोई दिक्कत है या नहीं है, तो हम मास्क यूज करें। जितने सर्फेसेस हम जब टच करें हमको लगता है तो हमें उस समय हैंड हाइजीन का पालन करना है। अगर हम चेयर पे बैठे हैं, हम उस समय नहीं उठ सकते तो हम सैनिटाइजर यूज करें। अगर हम उस समय हाथ धो सकते हैं साबुन से तो हम वो यूज करें। और बाकी हम जो पहले हमारे टाइम पे होता था कि हम एक लंच करेंगे हमारे लंच टाइम पे, तो हम उसमें भी हमें दिल से दूरी नहीं बनानी है, लेकिन हमें उस समय एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसे फॉलो करना है। इसके साथ हम इस लॉकडाउन 4 में भी बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर अनुराग निगम, पूछा जा रहा है कि योग के बारे में तमाम सारी बातें कही जा रही हैं कि योग बड़ा कारगर होगा। किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये इसका फायदा ले सकती हैं और किस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसका फायदा लें? योग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी गर्भवती महिला पहले से कोई भी योगासन कर रही थी तो वो उसे कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन जब भी हम योगासन या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गर्भवती महिला के पेट की मांसपेशियों पे ज़्यादा असर ना पड़े। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि ऐसी एक्सरसाइजेस या तो वॉकिंग करें या अपर लिम्ब, ऊपर वाले हाथों और सर गर्दन, इन सब की एक्सरसाइज करें जिससे पेट पे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए। अदरवाइज एक्सरसाइज जो भी महिला कोई भी कर रही है उसको कंटिन्यू करना बहुत अच्छी बात होती है, और इससे एक्सरसाइज कंटिन्यू करने से नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत रहता है। तो इसलिए मेरी तो सलाह यही होगी कि रूटीन वॉकिंग है, घर पे ही वॉकिंग है, अपर लिम्ब एक्सरसाइजेज है, ये सारी आप जरूर करें। इवन घर में अगर झाड़ू पोछा भी हम करते हैं तो वो भी हमें बंद करने की जरूरत नहीं है गर्भवती महिला को। जहां तक बुजुर्गों की बात आपने कही, नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है अगर बुजुर्गों को तो वो धीरे धीरे करके करें, उनकी अपनी लिमिटेशंस को देखते हुए करें। अगर आप पहले ही दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे और विग्रस एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसमें आपकी मांसपेशियां जो होती हैं वो खिंचाव हो सकता है। इसलिए रोज अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो पहले आप 10 मिनट से स्टार्ट करें, हफ्ते से 10 दिन तक 10 मिनट करें, फिर आपको लगे कि आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है तो उसके बाद 20 मिनट करें। 30 मिनट एक साथ ना करें, आप सवेरे 10 मिनट करें, शाम को 10 मिनट करें, जिससे आपकी बॉडी जो है उसको यूज टू कर जाए। जी, another caller has joined us. SK Tomar joins us from Pune. जी तोमर जी, पूछिए अपना सवाल। SK तोमर हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं। SK तोमर जी, अगर आपको आवाज हमारी आ रही है तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सवाल। तोमर साहब एक बार पूछिए। मैडम नमस्कार। हाँ मैडम जी, मैं मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और बीपीएच है। आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और बीपी हाँ और बीपी भी है? मैडम मुझे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और बीपीएच है। जी, आपका सवाल क्या है? बीपीएच जी, तो आप क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए इनको? डॉक्टर शुभा लक्ष्मी तो पूछना था कि मैं जो है मैडम रेमिप्रिल मैं ले रहा हूँ। हाँ जी जी, हाँ वो लेना चाहिए, और मैं मेरी जो दवाई है वो रेमिप्रिल है हाइपरटेंशन के लिए। हाँ जी जी, चलिए, तो जो बात समझ में आई कि उन्होंने दवा बताई, ये ले रहे हैं डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। हाँ जी। और हाइपरटेंशन है इनको, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है और बीपीएच है उन्होंने कहा, और साथ में वो रामिप्रिल ले रहे हैं। तो अभी इस किसी भी समय, अभी के समय में या वैसे भी, आपको अपनी दिक्कतों को, जैसे शुगर लेवल्स है वो आपके कंट्रोल होने चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करते रहिए और कंट्रोल में रखिए। और बीपीएच के लिए जैसे सर्जन से आप मिले होंगे तो
वो उन्होंने जो भी दवा प्रिस्क्राइब की है, आपके जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से दवाइयां बराबर से लेते रहिए, जी। और आपकी चीजों को कंट्रोल रखना हमारा मेन अभी का पर्पस है। तो वो कंट्रोल रहेंगी तो हमें कॉम्प्लिकेशंस के डर कम है। जी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, चलते चलते आप कोई संदेश देना चाहेंगे खासतौर पर न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाए, कैसे उनकी देखभाल की जाए इस विषम परिस्थिति में? नवजात शिशु डिलीवरी का है, इस वक्त बहुत सारे अस्पताल पूर्ण रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में भी जुड़ा हुआ हूँ। तो कुछ दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, तो वहां पे बहुत लोग डर के मारे अस्पताल नहीं जा रहे हैं, कोरोना के डर के मारे वो होम डिलीवरी ना कर ले। तो हमें अस्पतालों में अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अस्पताल में ही डिलीवरी करानी चाहिए और समय समय पे दिखाना चाहिए। जैसे मैडम ने कहा है, बच्चों को माँ का दूध ही मिलना चाहिए, बच्चों को जो माँ के दूध के फायदे मिलने चाहिए पूरे मिलने चाहिए। और उसके बाद जो से बड़े बच्चे हैं, जो 2 साल से 3 साल 5 साल हैं, उनको उनके एज के अप्रोप्रिएट उनका स्टिमुलेशन, मेंटल स्टिमुलेशन होना चाहिए, उनको गेम्स खिलाए जाने चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी जो उनके घर के आसपास हो सकता है। जैसे अब लॉकडाउन 4.0 आ रहा है, हम नए दौर में आ रहे हैं, नई दुनिया में आ रहे हैं, जहां पे हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कैसे वो खेल भी सकते हैं और साथ साथ वो अपने डिसइंफेक्शन के बारे में या इस सब के बारे में काम कर सकते हैं। Right, Dr. Bish, that's all the time that we have for this. Thank you to you and thanks to Dr. Shubha Lakshmi and Dr. Aruna Nigam for having joined us with your expert analysis on COVID-19, and thank you to all the viewers for having joined us with your questions and also for tweeting to us and writing to us on Facebook with your questions. बिल्कुल उम्मीद है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और इसी तरह से हम रोज 2 बजे से 3 बजे तक आपके सवालों का जवाब देने के लिए और दूसरे जो हमारे प्रोग्राम से उनके जरिए भी हम आपके सभी सवालों को, आपकी सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।